नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुख्तार शेख, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, एकता शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित कला महाविद्यालय बिड़किन से आज हम बीए द्वितीय वर्ष पेपर क्रमांक 8 चतुर्थ सत्र के लिए जिसका नाम है प्रयोजनमूलक हिंदी 2 इसका अध्ययन करेंगे। प्रयोजनमूलक हिंदी इस परिचय के अंतर्गत आज की तासिका में हिंदी शब्द संपदा का परिचय, इसकी चर्चा है, इसका अध्ययन करेंगे। भूमिका है, इसकी प्रस्तावना प्रथमता देखेंगे कि किसी भाषा का शब्द समूह उस भाषा विशेष का शुद्ध रूप नहीं हुआ करता है। यदि यह कथन किसी भाषा के लिए अपवाद सिद्ध होगा तो निश्चय ही उस भाषा के लिए मृतक विशेषण का प्रयोग किया जा सकता है। कोई भाषा अपने व्यवहारिक क्षेत्र में जितने शब्द समूहों भाषा विशेष के साहित्य में प्रयुक्त, समाज में व्यवहारत कोशों में संग्रहित, चिंतन और दर्शन के क्षेत्र में प्रयुक्त करती है, उनका रूप या ढांचा अनुभूत शब्दों के आधार पर खड़ा रहता है। शब्द समूह के प्रयोग की दृष्टि से कोई भी भाषा विशुद्ध नहीं कही जा सकती। विशुद्ध से केवल इतना ही तात्पर्य है कि अन्य भाषाओं के शब्दों के ग्रहण के साथ साथ भाषा विशेष ने अपनी जननी भाषाओं के शब्दों का निर्वाह किया है। ऐसी अवस्था वाली भाषाओं में अन्य भाषाओं से शब्दों के ग्रहण की मात्रा कम ही रहती है। अब हम हिंदी भाषा के संदर्भ में शब्द समूहों का विवेचन करेंगे। हिंदी भाषा शब्द समूहों को अध्ययन की सुविधा के लिए भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भारतीय आर्य भाषाओं का शब्द भंडार, दूसरा भारतीयतर भाषाओं से आए हुए शब्द, तीसरा विदेशी भाषाओं से आगत शब्द। क्रम से इनका विवेचन निम्न प्रकार से है। पहला है भारतीय आर्य भाषा का शब्द भंडार। किसी भी भाषा के शब्द समूह को 4 भागों में बांटा जा सकता है। क्रियापद, अव्यय, विभक्तियां, सर्वनाम, ये ही 4 ऐसे स्तंभ हैं जिन पर भाषा का भवन निर्मित है। ये चारों रूप या भाग भाषा विशेष के अपने हुआ करते हैं। संज्ञा शब्द 5वां स्तंभ होता है जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं, परंतु उपयुक्त 4 स्तंभों का किसी भाषा में आदान प्रदान नहीं होता। संस्कृत के अधिक निकट होते हुए भी हिंदी में करता है अंश के लिए करोति का प्रयोग नहीं होगा। जब अपनी जननी भाषाओं से इस प्रकार का आदान प्रदान संभव नहीं है तो विदेशी भाषाओं की तो बात ही क्या। जैसे संज्ञा शब्द अन्य भारतीय भाषाओं से आए हैं यथा मराठी प्रगति, लागू, चालू आदि, गुजराती हड़ताल आदि, जो अपने तद्भव रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। आज ऐसे शब्दों को पृथक करना कठिन है। भारतीय भाषाओं से आए शब्दों के 3 रूप हिंदी में प्रचलित हैं। पहला रूप है तत्सम। तत्सम शब्द वे होते हैं जो अपने परिनिष्ठित रूप में हिंदी रूप में दूसरी भाषा में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे शब्दों के लिए हिंदी संस्कृत की बहुत अधिक ऋणी है। प्राकृत और अपभ्रंश के शब्द जब हिंदी में तत्सम रूप में प्रयुक्त होते हैं तो उनका भी संस्कृतिकरण हो जाता है। साहित्यिक एवं पढ़े लिखे हिंदी के लोगों में ऐसे शब्दों का व्यवहार बहुत है। लिखित साहित्य में भी इनकी संख्या बहुत अधिक है। इस नए युग में जब से हिंदी राष्ट्रभाषा के पद पर शोभित हुई है तब से तत्सम संस्कृत शब्दों का प्रवेश हिंदी क्षेत्र में दिनों दिन बढ़ रहा है। ऐसे शब्दों के प्रयोग के मूल में विद्वत्ता के साथ साथ आवश्यकता भी कार्य करती है। अन्य भारतीय भाषाओं के शब्द अपने तत्सम रूप में हिंदी में कम ही आए हैं। ऐसे शब्दों के प्रयोग में जन प्रवाह का प्रभाव कम पड़ता है। अधिकांश में संज्ञा शब्द प्रथमा के एक वचन के ही रहते हैं। दूसरा है अर्ध तत्सम शब्द। अर्ध तत्सम शब्द वे होते हैं जो प्राकृत भाषा के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप में प्रचलित हो गए हैं। ये शब्द भी मूलतः संज्ञा शब्द ही है। क्रियापद और सर्वनाम रूप तो तद्भव या विकसित हुए रूपों में ही हिंदी के अपने हैं। अर्ध तत्सम शब्द आधुनिक काल में संस्कृत शब्दों से ही विकृत होकर आए हैं।
उदाहरण के लिए बच्छ, अग्नि, कारज, अक्षर, अज्ञा आदि शब्द अपनी अर्ध तत्समावस्था में ही है, पर इन शब्दों की संख्या तत्सम और तद्भव दोनों ही प्रकार के शब्दों की अपेक्षा कम है। तद्भव शब्द, तद्भव का अर्थ है उससे, संस्कृत से उत्पन्न हुए। ऐसे शब्द या तो प्राकृत से सीधे हिंदी में आए हैं अथवा संस्कृत से प्राकृत, अपभ्रंश आदि माध्यम से विकसित होकर हिंदी के शब्द में प्रविष्ट हुए हैं। ऐसे शब्दों की संख्या हिंदी में सर्वाधिक है। बहुत से तद्भव शब्द ऐसे भी हैं जिनके विकास की मूर्त अवस्था संस्कृत में देखने को मिलती है। संभव है वे शब्द अन्य भारतीय, आर्य अथवा आर्यतर भाषाओं से आए होंगे। जनता अपने व्यवहार में अधिकांश में इन्हीं शब्दों का प्रयोग करती है। कुछ पढ़े लिखे लोगों की वृत्ति इन शब्दों के प्रति उदारता की नहीं रहती और इन्हें ग्रामीण या गंवारू कहकर हे समझा जाता है। वास्तव में ये शब्द हिंदी की सच्ची निधि है और भाषा वैज्ञानिक विकास की अमूल्य संपत्ति भी है। दूसरी विचारधारा है भारतीय आर्यतर भाषाओं से आगत शब्द। अन्य भारतीय परिवारों की भाषाओं से लिए गए शब्दों की ग्रहण प्रक्रिया बहुत प्राचीन काल में ही आरंभ हो गई थी, परंतु जैसे ही उत्तर दक्षिण या आर्य अनार्य की संकीर्ण एवं सांप्रदायिक भावना जागृत हुई, तभी से भाषाओं के शब्द समूहों एवं संस्कृति विचारधारा का आदान प्रदान समाप्त हो गया और देश में भावात्मक एकता छिन्नता होती दिखाई पड़ी। परंतु फिर भी संस्कृत भाषा ने आंतरिक एकता के सूत्रों को विच्छिन्न नहीं होने दिया। फलतः इस क्षेत्र में शब्द समूह का जो आदान प्रदान हुआ है वो उत्तर दक्षिण की संकीर्ण मनोवृत्ति की सूचना देता है। द्रविड़ भाषा में पिल्ले शब्द पुत्र के अर्थ में प्रयुक्त होता है, परंतु हिंदी में पिल्ला कुत्ते के बच्चे को कहते हैं। अनुमान है कि ट वर्ग की ध्वनियाँ भी हिंदी में द्रविड़ परिवार से आई है। मूल भारोपीय परिवार में ये ध्वनियाँ थी ही नहीं। द्रविड़ परिवार की तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ आदि अन्य भाषाओं के शब्द भी हिंदी में आए हैं। कोल भाषा के हांडी, कोडी शब्द भी हिंदी में प्रचलित है। संभव है 20-20 के अनुसार गिनने की प्रणाली भी कोल भाषाओं से आई हो। मुंडा परिवार का भी हिंदी पर प्रभाव है। 4 के अनुसार गंडा पर गिनने की शैली मुंडा की ही देन है। चीनी भाषा का चाय, तिब्बती का चुम्भी शब्द भी हिंदी में प्रचलित है। इसी प्रकार बंगला, मराठी आदि अन्य भारतीय भाषाओं के अनेक शब्द भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तीसरी बात है विदेशी भाषाओं के शब्द। हिंदी प्रदेश पर लगभग 1000 वर्षों के लंबे काल तक विदेशी शासन रहा है। इस कार्यकाल में कई विदेशी भाषाओं के तत्व हिंदी में प्रवेश पा गए हैं। इस परतंत्रता का यह भी परिणाम हुआ है कि हिंदी अन्य भारतीय भाषाओं के नैकट्य में नहीं आ सकी, विदेशी भाषाओं के शब्दों के उलट फेर में ही लगी रही। इससे एक तो भारतीय एकता खंडित हुई, दूसरे भारतीय भाषाएं एक दूसरे से बहुत दूर बनी रही। इससे एक तो भारतीय एकता खंडित हुई, दूसरे भारतीय भाषाएं एक दूसरे से बहुत दूर बनी रही। भारतीय भाषाओं की एकता के संबंध में जो आज कार्य हो रहा है, यह आज 200 वर्ष पहले ही हो जाना चाहिए था। विदेशी शासन के कारण एक हानि यह भी हुई कि विदेशी भाषा तत्वों को हम विवेकपूर्वक ग्रहण नहीं कर पाए, यूं ही अंधाधुंध अपनाते गए। विदेशी प्रभाव के कारण आए हुए शब्दों को 2 वर्गों में रखा जा सकता है। मुसलमानी प्रभाव से आए शब्द, यूरोपीय प्रभाव से आए शब्द। ये दोनों प्रभाव शासक रूप में ही भारत में आए हैं। मुसलमानी प्रभाव से आए हुए शब्द, इनमें वे सभी शब्द सम्मिलित हैं जो विदेशी संस्थाओं जैसे कचहरी, फौज, स्कूल, धर्म आदि से संबंध रखते हैं। दूसरे शब्द वे हैं जो विदेशी प्रभाव से आने वाली वेशभूषा, खेल कूद, मशीन, कारखाने, फैशन आदि के लिए प्रयुक्त होते हैं। फारसी, अरबी, तुर्की, पश्तो आदि भाषाओं के शब्द हिंदी में मुसलमानी प्रभाव से आए हैं। ऐसे शब्दों का आगमन ईसा की 1000वीं शताब्दी के आसपास से ही प्रारंभ हो गया था, क्योंकि उसी समय में सिंध, पंजाब आदि प्रदेशों पर इन विदेशियों का आक्रमण प्रारंभ हो गया था।
12वीं सदी तक ये विदेशी उत्तर भारत में आकर जम गए थे। उसके पश्चात लगभग 600 वर्षों तक उनका शासन इस प्रदेश पर रहा। अतः इन भाषाओं के शब्द सहज ही उत्तर भारत की भाषाओं में, विशेष रूप से पंजाबी, राजस्थानी और हिंदी में प्रविष्ट हो गए। उसी समय में लिखे गए रासो काव्य में एक नहीं हजारों शब्द इन भाषाओं के प्रयुक्त हुए हैं। तुलसी, सुर जैसे वैष्णव कवि भी इनके प्रभाव और प्रभाव को अस्वीकार नहीं कर सके। इनमें भी फारसी शब्दों की संख्या हिंदी में अधिक है, क्योंकि मुसलमानी अर्थात इस्लामी बादशाहों की दरबारी भाषा फारसी ही थी। अरबी, तुर्की आदि के शब्द भी फारसी के माध्यम से ही हिंदी में आए हैं। उदाहरण के लिए बहुप्रचलित कुछ शब्द ये हैं, जैसे फारसी शब्द आदमी, कमर, खर्च, चश्मा, चाकू, दाग, मौजा आदि। अरबी शब्द अदालत, इम्तिहान, औरत, तारीख, मुकदमा, सिफारिश आदि। तुर्की शब्द बोतल, चकमक, तोप, लाश, आका, कैंची, दरोगा, बीवी, बावर्ची, खजांची, कूली आदि। पश्तो शब्द पठान, रोहिला आदि, रोहा पहाड़। यूरोपीय प्रभाव से आए हुए शब्द हिंदी क्षेत्र से यूरोपीय लोगों का संपर्क लगभग 300 वर्ष पुराना है। इनका प्रारंभिक प्रभाव सागरीय तटवासी लोगों पर ही पहले पड़ा, क्योंकि इनका प्रवेश समुद्री मार्गों से इन्हीं क्षेत्रों में सर्वप्रथम हुआ था। यही कारण है कि हिंदी के प्राचीन साहित्य में यूरोपीय शब्दों का अभाव है। लगभग विगत 200 वर्षों के काल में इन भाषाओं के शब्दों की पर्याप्त संख्या हिंदी में आई। इन विदेशी शब्दों में सर्वाधिक संख्या अंग्रेजी शब्दों की है। ये सभी शब्द संज्ञा शब्द ही है। कभी कभी तो कोई वाक्य ऐसा लगता है कि जैसे अंग्रेजी ही बोली जा रही है। यदि हिंदी वाक्य के अंत में हिंदी या क्रियापद न जोड़ा जाए, परंतु इन शब्दों के अधिक प्रयोग से हिंदी को बहुत हानि नहीं हुई। साथ ही यह प्रवृत्ति हिंदी की पाचन क्षमता को भी द्योतित करती है। अंग्रेजी शब्दों के अतिरिक्त पुर्तगाली, डच, फ्रेंच शब्द भी हिंदी में घुसे हैं, जो आज हिंदी की अपनी संपत्ति बन गए हैं। आज राष्ट्रभाषा हिंदी को समर्थ बनाने के लिए इन विदेशी शब्दों के प्रयोग पर थोड़ा संयम बरतना आवश्यक है। उदाहरण के लिए कुछ शब्द निम्नता है: अंग्रेजी इंच, कलेक्टर, पेन, रेल, स्कूल आदि। पुर्तगाली कमरा, नीलाम, पादरी, अलमारी आदि। फ्रांसीसी कारतूस, कूपन, अंग्रेज। डच त्रुप, बम, जर्मन आदि भाषाओं के शब्दों का हिंदी में अस्तित्व देखने को नहीं मिलता है, पर चीनी और जापानी आदि भाषाओं के शब्द अवश्य पाए जाते हैं। कुछ शब्द अवश्य पाए जाते हैं। धन्यवाद। आशा है बच्चों आज आपको हिंदी शब्द समूहों का वर्गीकरण या शब्द संपदा इस संदर्भ में आपको जानकारी आपने अध्ययन किया है, आपको समझा होगा। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं ग्रुप पर। धन्यवाद। और नीचे दी गई सूचना को भी आप ध्यान दें। धन्यवाद।